नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के अरदास में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी समेत हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पुलिस स्कूटर चोरी करने वालों के पैर में तो गोली मार देती है, लेकिन किसानों की हत्या के मुलजिम को गिरफ्तार करने को तैयार नहीं थी। गिरफ्तार किया भी तो रेड कारपेट गिरफ्तारी हुई। लखीमपुर के तिकोलिया में हमारे पीछे ये वही जगह है जहाँ पे मारे गए किसानों का अरदास हो रहा है। मंच के ऊपर गुरु ग्रंथ साहब रखा हुआ है और जो मारे गए किसान हैं उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। अरदास के मंच पे मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी जाती रही। उनके गमजदा घर वाले उनकी तस्वीरें लिए खामोश बैठे रहे। प्रियंका गांधी ने जमीन पे बैठकर मंच पे रखे गुरु ग्रंथ साहब के आगे मत्था टेका, फिर मंच के सामने नीचे बैठी रहीं। हमारे पीछे ये मंच है जिसमें अरदास हो रही है। शहीदों की तस्वीरें भी यहाँ पे लगी हुई हैं। पीछे फ्लैक्स में भी शहीदों की तस्वीरें लगी हुई हैं। अरदास में आए किसान नेता राकेश सिंह टिकैत ने कहा कि इतने बड़े कांड के बाद भी सरकार किसानों के खिलाफ है। उनके इंसाफ की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता। कैद साहब यहाँ पे आए हुए हैं। आज ये पहले आप अपने से जो कहना चाहें उसके बाद। दुख की घड़ी है। मैं यहाँ पाए क्योंकि 5 किसान एक मुद्दा हमेशा रहेगा। श्रद्धांजलि मंत्री ने अभी इस्तीफा नहीं दिया और किसी को पता हो या भारत सरकार ने इस्तीफा लिया तिकोनिया में उस दिन वो घटना जो घटी है उस समय गिरफ्तारी नहीं। मैं ही आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी किसानों को श्रद्धांजलि देने आए। उन्होंने भी सरकार पे किसानों से नाइंसाफी करने का आरोप लगाया। और हमारी मानवता इतनी गिर चुकी, तो मैं समझता हूँ इतनी बड़ी घटना होने के बाद सरकार में भी जो नरमाई आनी चाहिए थी वो दिखाई नहीं दे रही। आज तमाम जगह बीजेपी के हिमायती सिख नेताओं की तरफ से ऐसी होर्डिंग्स लगाई गई थीं जिनमें प्रियंका और राहुल गांधी की तरफ इशारा करके 84 के सिख दंगों को याद दिलाया गया है और लिखा है कि सिखों को उनकी झूठी सहानुभूति नहीं चाहिए। आज अरदास के मंच से इसकी निंदा की गई। के दंगा कराने वाले प्रियंका गांधी, राहुल जी वापस जाओ, वापस जाओ। हम सब लोग उनका कल के बाद बहिष्कार करेंगे अगर वो होल्डिंग नहीं हटाई जाती हैं। अरदास के मंच पे गुरु ग्रंथ साहब है, अस्थि कलश हैं जो किसान मारे गए और उनके घर वाले हैं जो उनकी तस्वीरें लिए हुए आज के दिन उनको याद करते हुए यहाँ बैठे हैं। आंखें नम हैं, जज्बात भड़के हुए हैं, इसलिए लगता है कि ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी। लखीमपुर खीरी में राजेश गुप्ता और आलोक पांडे के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो यहां पर विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा गरमाने लगा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को कानपुर से रथ यात्रा की शुरुआत कर चुनावी बिगुल फूंक दिया। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की हैं। सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हजारों समर्थकों के हुजूम के साथ विधानसभा चुनाव के लिए अपना प्रचार शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने बड़े खास अंदाज में नोटबंदी के दौरान कन्नौज के एक बैंक में पैदा हुए खजांची नाम के बच्चे से अपनी रथ यात्रा को हरी झंडी दिलवाई। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गंगा जी में नाव पर सवार होकर अखिलेश यादव का स्वागत करते नजर आए। अखिलेश यादव ने भी कानपुर से जुड़े मुद्दों को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी ने गंगा मैया को धोखा दिया। जहां साफ होनी थी गंगा मैया, आज वैसी की वैसी गंदी है। कानपुर औद्योगिक शहर है। कानपुर यूपी का बड़ा शहर है, कारोबार है, यहाँ रोजगार है। उत्तर प्रदेश में कानपुर के लोगों ने देखा है अपनी बर्बादी। लगातार समाजवादी विजय रथ उत्तर प्रदेश में चलेगा। जनता के बीच में जनता से आशीर्वाद लेने के लिए लगातार इसी तरह चलेगा। ये भीड़ देख के विपक्ष हैरान है, क्या कहेंगे? सत्ता जाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा।
अपनी रथ यात्रा के पहले चरण में अखिलेश का रथ कानपुर शहर और कानपुर देहात के कई इलाकों में घूमता रहा। अखिलेश यादव रात हमीरपुर जिले में रुकेंगे और फिर बुधवार को कालपी पहुंचेंगे। समाजवादी पार्टी के पास पहले से ही एक रथ है, एक मर्सिडीज बस, जिस पर अखिलेश के पोस्टर एक तरफ हैं और दूसरी तरफ पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के पोस्टर चिपकाए गए हैं। रथ पर पार्टी नेता मोहम्मद आजम खान की भी तस्वीर है। चुनावी रथ यात्रा से पहले अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे और ये तस्वीरें बाकायदा सोशल मीडिया पर डाली गईं ताकि संदेश साफ रहे कि नेताजी का आशीर्वाद शिवपाल के साथ नहीं बल्कि अखिलेश यादव के साथ है। चुनावी रथ पर सवार अखिलेश यादव से जब सवाल किया गया कि क्या लखीमपुर में प्रियंका गांधी के एक्टिव होने से समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचेगा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने जा रहा। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के रास्ते एक ही हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। प्रियंका गांधी लखीमपुर में किसानों के मुद्दे को लेकर पसीना बहा रही हैं, तो अखिलेश यादव भी चुनावी रथ के जरिए मैदान में जमीन पर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। बीजेपी भी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगातार चुनावी रणनीति बनाने के लिए बैठकें कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी अलीगढ़ में पहले ही एक जनसभा संबोधित कर चुके हैं। संकेत साफ है कि अभी चुनाव में यूपी में 4 महीने बाकी हैं, लेकिन आज से ही अभी से ही सारे राजनीतिक दल मैदान में उतर आए हैं। तो सोचिए चुनाव कितना दिलचस्प रहने वाला है। सहयोगी अरुण अग्रवाल के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। भारत में बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का रास्ता धीरे धीरे साफ होता दिख रहा है। वैक्सीनेशन से जुड़ी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने 2 से 18 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन की सिफारिश कर दी है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की मंजूरी के बाद अब डीसीजीआई अंतिम रूप से इस पर फैसला करेगा। डीसीजीआई की मुहर लग गई तो कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल जाएगी। साथ ही देश में बच्चों के टीकाकरण की राह भी खुल जाएगी। बिजली संकट को लेकर केंद्र तथा दिल्ली सरकार के बीच बयानबाजी जारी है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय केजरीवाल सरकार के दावों को नकार रहा है। वहीं दिल्ली सरकार कह रही है कि बिजली मुहैया कराने में उसे काफी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। कोयला और बिजली संकट को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच तकरार बढ़ रही है। मंगलवार को ऊर्जा मंत्रालय ने बयान जारी कर दावा किया कि 25 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक दिल्ली में डिमांड के मुताबिक बिजली की सप्लाई हुई, जबकि दिल्ली सरकार का कहना है कि बिजली उत्पादन कंपनियों के साथ जितनी बिजली की सप्लाई का करार किया हुआ है वो उसकी आधी ही सप्लाई कर पा रही हैं। मेरे को 5 रुपए की चीज 25 रुपए में खरीदनी पड़ रही है, तो किल्लत कैसे? अच्छा, ठीक है। वो दिल्ली को वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ना कि दिल्ली वाले अगर 25 रुपए यूनिट खरीदेंगे, कितने दिन तक खरीद पाएंगे 25 रुपए यूनिट? और अब वैसे आमतौर पे कितने रुपए यूनिट? नॉर्मल हमारा परचेज एवरेज परचेज कॉस्ट 5.5 रुपए यूनिट होता है। अच्छा, 5.5 रुपए 6 रुपए यूनिट दिल्ली के अंदर एवरेज परचेजिंग कॉस्ट है। गैस के द्वारा जो बना रहे हैं वो 17 रुपए 25 पैसे यूनिट कॉस्ट पड़ रही है। उस पर ट्रांसमिशन लॉस होते हैं, कलेक्शन लॉसेज होते हैं, सारे लॉसेज मिला के 23 रुपये 24 रुपये पड़ती है। दरअसल कोयले की कमी की वजह से कई राज्य इस संकट से जूझ रहे हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की 10 अक्टूबर की डेली कोल स्टॉक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 135 थर्मल पावर प्लांट्स में से 115 में कोयले का स्टॉक घटकर गंभीर या अत्यंत गंभीर स्तर पर आ गया है। सबसे ज्यादा कोयला संकट उन पावर प्लांट्स में है जिनके पास कोयला 1500 किलोमीटर तक दूर स्थित कोयला खदानों से पहुंचता है। ऐसे 70 पावर प्लांट्स हैं जिनके पास 4 दिन से भी कम के कोयले का स्टॉक है, जबकि 26 पावर प्लांट्स के पास 7 दिन से भी कम का स्टॉक बचा है। उधर इस बढ़ते कोयला संकट के बीच कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सोमवार को 19.5 लाख टन कोयला पावर प्लांट्स के पास पहुंचाया गया, जो रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड के पास अभी कोयले का 22 दिनों का स्टॉक है और सप्लाई तेजी से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। फ्रॉम यस्टरडे स्टॉक हैज इंक्रीज्ड। कल 1.94 मिलियन टन हमने सप्लाई किया है। ये इतिहास में दिस इज द एवर हाईएस्ट सप्लाई ऑफ द डोमेस्टिक कोल। जाहिर है संकट बड़ा है और सरकार को कोयले की कमी को दूर करने के लिए बड़े स्तर पर पहल जारी रखनी होगी। देश के 135 थर्मल पावर स्टेशंस में से
आज करीब 85% ऐसे थर्मल पावर स्टेशन हैं जिनके पास तय स्टॉक के मुताबिक कोयला उपलब्ध नहीं है। जाहिर है इन थर्मल पावर स्टेशंस में कोयले के संकट का दायरा काफी बड़ा है और अगले कुछ दिनों में अगर इन प्लांट्स में कोयले की सप्लाई में तेजी से सुधार नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में इस संकट से निपटने की चुनौती और बड़ी हो सकती है। दिल्ली से शरद शर्मा और शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।